हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा एवं पाई बंध की गणना की। और सिग्मा और पाई बंध की गणना करने के लिए हमने तीन बातें की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा उसका आपको क्या बनाना है, पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। और पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद तीन कंडीशन हमें याद रखनी थी। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड गिनेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड गिने जाएंगे। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर सिग्मा और पाई बंध की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। और सिग्मा और पाई बंध की गणना करने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दे के गया था। आई होप आपने उन एग्जांपलों को करके देखा होगा कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बंध कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बंध की गणना के बाद सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए मूल शब्द या वर्ड रूट पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें जिनकी हमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में आवश्यकता पड़ेगी उनको हम थोड़ा सा जीरो लेवल से डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो देखते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्बन की संख्या के लिए मूल शब्द यानी वर्ड रूट पता होना चाहिए। वर्ड रूट हमें याद होनी चाहिए कि किस कार्बन की संख्या के लिए कौन सा मूल शब्द हम यूज करते हैं। वैसे तो आप जर्नली साइंस के अंदर 8th 9th 10th से हम मूल शब्द यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या के लिए कौन कौन से हम मूल शब्द, जिसको हम वर्ड रूट बोलते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि आगे आने वाले टॉपिकों में हमें कार्बन की संख्या के मूल शब्दों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कार्बन की परमाणुओं की संख्या के लिए हम कौन कौन से मूल शब्द यूज करेंगे, तो याद करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्बन अगर हमारे पास 1 है तो कार्बन 1 के लिए आप कौन सा मूल शब्द यूज करेंगे? मैथ। कार्बन की संख्या 1 के लिए कौन सा मूल शब्द यूज करेंगे? मैथ यूज करने वाले हैं। क्लियर? कार्बन की संख्या अगर 2 है, कार्बन की संख्या 2 है तो हम कौन सा मूल शब्द यूज करने वाले हैं? एथ। क्लियर? कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डूडेक। जर्नली हमें C1 से C12 तक के तो याद होनी चाहिए। तो याद करें, C1 मैथ, C2 एथ, C3 को क्या यूज करने वाले हैं? प्रॉप। C4 के लिए मूल शब्द क्या यूज करते हैं आप? ब्यूट। C5 के लिए हम मूल शब्द क्या यूज करते हैं? पेंट। क्लियर? और C6 के लिए मूल शब्द यूज होता है हेक्स। कौन सा मूल शब्द यूज होता है? हेक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कार्बन की संख्या C7 के लिए हम यूज करेंगे हेप्ट, C8 के लिए यूज होता है ऑक्टो, ठीक है? C8 ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, C11 के लिए अनडेक और C12 के लिए डूडेक। क्लियर? एक बार मेरे साथ देखें, फिर हम आगे की बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए हम कौन सा मूल शब्द यूज करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। कार्बन की संख्या 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैथ। दोबारा से देखेंगे, कार्बन की संख्या 1 के लिए मैथ,
कार्बन की संख्या 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्टो, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक और 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डुडेक। क्लियर? अच्छा, ये हमें जर्नली, अच्छा 10 के बाद याद रखेंगे 10 के बाद हम अगर 11 लिए यूज कर रहे हैं तो हमने 1 के लिए क्या यूज किया है? अन। तो डेक से पहले हमने क्या यूज किया? अन। तो क्या बोला? अनडेक। अगर 12 है तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? दो के लिए डू, तो डू डेक। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, जर्नली हमें C1 से C12 तक की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमें 13 की जरूरत होती तो डेक से पहले क्या हो जाने वाला था? ट्राई। ठीक है ना? अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ठीक है, लेकिन इसी तरह याद रखें कुछ जैसे C20 या ऐसे बोले C10 के लिए तो हम क्या यूज कर रहे हैं भाई? डेक। तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? अनडू, ट्राई ऐसे चलेगा, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक। अगर C20 की हम बात करें, C20, ठीक है, तो C20 को बोलते हैं आईकॉस, आईकॉस या इकॉस भी कहते हैं, ऐसे कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। क्लियर? देन अगर हम 30 के लिए बात करें, C30, तो देखो C30 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राइकॉन्ट, TRIACONT, ट्राइकॉन्ट। अब ऐसे ही C40 के लिए यूज करना होता तो ट्राई को क्या लिखते हैं? टेट्रा, टेट्राकॉन्ट। C40 के बाद C50 के लिए यूज करना होता तो पेंटा, कॉन्ट तो आएगा लास्ट में। C60 के लिए बोलो क्या हो जाएगा? हेक्साकॉन्ट। इस तरीके से C70 के लिए बोलो क्या लिखते हैं? अगर हम लिखना चाहते तो हेक्सा की जगह क्या यूज हो जाता? हेप्टाकॉन्ट। और 80 के लिए क्या यूज करते? बोलो फटाफट बोलो। 80 के लिए क्या यूज करते? ऑक्टाकॉन्ट। और 90 के लिए क्या यूज करते? नोनाकॉन्ट। और 100 अगर हो जाता तो उसके लिए क्या यूज करते? हेक्टो, HECT। जर्नली हमें इतने नंबर ऑफ कार्बन के लिए मूल शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें जर्नली जो रूटीन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें जर्नली आवश्यकता पड़ने वाली है वो हमारा जो पहला दूसरा ये ब्लॉक हमने बनाया, फर्स्ट और सेकंड, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन आपको कॉमन रूप से इसके अलावा इतना पता होना चाहिए कि C20 को हम क्या लिखते हैं और C30 को क्या लिखते हैं। इसी से सारे याद रह जाएंगे। ठीक है ना? तो एक बार दोबारा से देखें मेरे साथ। कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए मूल शब्द बड़ा इजी है। C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रॉप, C5 ब्यूट, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, 12 तक। देखो मेरे साथ साथ। मैथ, C2 एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स और C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डूडेक। क्लियर? अच्छा, अब कॉमन तौर पे याद रखें तो C10 को हमने क्या बोला है भाई? डेक बोला है। तो 10 से 20 तक जाना है तो क्या करना है? मूल शब्द यानी वर्ड रूट तो डेक ही रहने वाला है। आप 1 2 3 4 5 6 के लिए या क्या यूज करते हैं वही उससे पहले जोड़ेंगे। तो हम 1 को क्या यूज कर रहे हैं? प्री डेक से पहले अनडेक। और 12 होता तो डूडेक, 13 होता तो ट्राई, फिर टेट्रा, ऐसे हम कहां तक जाते हैं? 20। लेकिन 20 जब आता तो उसको क्या लिखते? या तो आईकॉस या इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इकॉस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 20 के लिए आईकॉस या इकॉस। 30 ट्राइएकॉन्ट, TRIACONT, ट्राइएकॉन्ट। और 40 अगर हम यूज करना है तो टेट्रा, टेट्रा। क्लियर? टेट्राकॉन्ट। और 50 के लिए अगर हम बात करें तो पेंटाकॉन्ट। और 60 के लिए अगर हम बात करें तो हेक्साकॉन्ट। ऐसी 70 के लिए हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेकाकॉन्ट का यूज किया जाता है। इस तरीके से हम कार्बन की संख्या के लिए अलग अलग प्रकार के वर्ड रूट क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। क्लियर? तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे एग्जाम्पल में कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं
और उस कार्बन की संख्या के अनुसार हम उसका कौन सा शब्द यूज कर लेते हैं, मूल शब्द, जिसकी हमें कार्बनिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर में आवश्यकता पड़ने वाली है। क्लियर? तो 12th तक सभी को याद होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को। क्लियर? 12th तक तो हमें याद रखनी ही है। इसके अलावा 20 और 30 हमें याद होना चाहिए। जब 30 हमें याद है तो 30 से 100 तक हमें आराम से याद हो जाएगा। इसको 30 को ट्राई काउंट बोल रहे तो बोलो 40 में 4 आ गया इसलिए टेंट्रा काउंट, 50 में 5 आ गया पेंटा काउंट, 60 में 6 आ गया हेक्सा काउंट, 70 में 7 आ जाएगा तो हेप्टा काउंट, 80 में 8 होगा इसलिए क्या होगा, ऑक्टा काउंट, और 90 में नोना काउंट, और 100 को क्या बोला जाएगा, हेक्ट बोला जाएगा। इस तरीके से हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए मूल शब्द का प्रयोग करेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ सामान्य पूर्व लग्न। हमें कुछ पूर्व लग्न क्या होते हैं, देखो नाम से पता लग रहा है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कौन होता है, जो किसी शब्द से पहले लिखा जाएगा, किसी भी नाम से पहले जो यूज होंगे वो पूर्व लग्न होंगे, प्रीफिक्स होंगे। और पूर्व लग्न हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं, तो वहां कौन कौन से पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है, उन कॉमन पूर्व लग्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। क्लियर? तो याद रखेंगे, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्व लग्न कहते किसे हैं। नाम से पहले जो जुड़ेगा वो पूर्व लग्न होगा, नाम के लास्ट में जो लिखा जाएगा वो अनुलग्न होगा। हम अभी अनुलग्न की चर्चा नहीं कर रहे, हम कुछ कॉमन पूर्व लग्नों की बात कर रहे हैं, रूढ़ पूर्व लग्नों की बात कर रहे हैं, जो जर्नली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से पहले हमें देखने को मिलते हैं या हम नाम से पहले खुद उनका यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से पूर्व लग्न हैं जिनको हम कॉमन सिस्टम के अंदर, कॉमन नाम के अंदर हम यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पूर्व लग्न है वो है नॉर्मल। देखो नॉर्मल को या तो हिंदी में नॉर्मल हम लिखेंगे, या आपको हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से पहले स्मॉल एन लिखा मिलेगा। क्लियर? रटना नहीं है। यहां जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपसे कोई परिभाषा वाला टॉपिक नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा कि परिभाषा, आपसे कोई नॉर्मल की परिभाषा पूछेगा या किसी और की परिभाषा पूछने वाला है। केवल और केवल इनको यूज करना आना चाहिए कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो पूर्व लग्न हम देख रहे हैं, नॉर्मल का यूज कब होता है। तो नॉर्मल की देखो एक कंडीशन है, सीधी एवं अशाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अगर कहीं आपको सीधी एवं अशाखित, या तो सीधी श्रृंखला मिले या अशाखित क्या मिले, श्रृंखला मिले, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिले जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, या स्ट्रेट नहीं है तो उसमें कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, कोई भी शाखा जुड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसे समझेंगे, देखो जैसे मैंने कहा कि माना हमें कोई ये इस तरीके की कोई चेन मिली 1 2 3 4, और ये हमने देखा कि ये कैसी चेन है, एक सीधी श्रृंखला है। आपने जब श्रृंखला को सेलेक्ट किया, कितने कार्बन की श्रृंखला ये सेलेक्ट की आपने, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला हमने सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है? अब 4 कार्बन की जब हमने श्रृंखला सेलेक्ट की तो आप इस श्रृंखला के आपने देखा कि श्रृंखला बिल्कुल कैसी दिखाई दे रही है, सीधी है, स्ट्रेट है। क्या इस श्रृंखला से कहीं कोई साइड चेन निकली हुई है क्या? नहीं। कहीं और कोई साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब श्रृंखला सीधी है, या हम ऐसे बोल सकते हैं श्रृंखला बोलो कैसी है, अशाखित है। अब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको मिले, या तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट चेन दिखाई दे, या आपको क्या मिले कि श्रृंखला अगर स्ट्रेट दिखाई नहीं दे रही है तो आपको स्ट्रेट श्रृंखला नहीं दिखाई दे रही, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको अशाखित श्रृंखला दिखाई दे रही है। कैसी? अशाखित श्रृंखला दिखाई अगर दे रही है तो भी वहां आप कौन सा पूर्व लग्न यूज करने वाले हैं, नॉर्मल। अब आपको पता है कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। 4 कार्बन की श्रृंखला को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड एल्केन है, तो कॉमन नाम तो इसका ब्यूटेन है, लेकिन इसके नाम से पहले आपको कौन सा पूर्व लग्न यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो इसका करेक्ट नाम क्या लिखेंगे आप, एन ब्यूटेन।
ब्यूटेन क्यों लिखा, पेंटेन क्यों लिखा, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। नॉमेनक्लेचर में मैं डिटेल में पूरा पढ़ाने वाला हूं, नामकरण बहुत अच्छे से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि स्मॉल एन कब यूज होता है। बात समझ में आ रही है? स्मॉल एन कब यूज होता है? स्मॉल एन का यूज दो कंडीशनों में करेंगे, या तो श्रृंखला सीधी हो या श्रृंखला असाखित हो। अब कई बार तो क्या होता है, हमें श्रृंखला बिल्कुल सीधी मिलती है। अच्छा, श्रृंखला हमें सीधी मिलती है तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि नॉर्मल है। कई बार वो एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए जो श्रृंखला होता है ना, उसको क्या कर देता है, टेढ़ी मेढ़ी कर देता है। ऐसे आगे लो श्रृंखला। अब पहले तो देखो कितने कार्बन की एक चेन है ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। दिखने में सीधी नहीं है श्रृंखला, लेकिन अभी भी श्रृंखला कैसी है, अशाखित तो है। बताओ इस श्रृंखला से कोई शाखा जुड़ रही है क्या? टेढ़ी मेढ़ी होने का मतलब शाखा है क्या? नहीं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी श्रृंखला को सेलेक्ट करने के बाद, अब सिलेक्शन आपने कर लिया, मैंने उसको ब्रैकेट में ले लिया। अब इसमें देखें साइडों से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? किसी कार्बन से साइड से कोई ब्रांच या शाखा निकली हुई है क्या? नहीं। नहीं निकली हुई तो श्रृंखला कैसी होगी भाई? अशाखित। और अशाखित होगी तो इसके नाम से पहले कौन सा पूर्वलग्न यूज होने वाला है? नॉर्मल। तो एन तो लिखा जाएगा, नाम चाहे इसका जो भी होगा। अब नाम क्या होगा? सिंपल है इसलिए लिख लेते हैं हम बिना पढ़े भी। कितने कार्बन है भाई इसमें? 6 कार्बन के लिए अभी आप देखो पीछे कौन सा मूल शब्द यूज कर रहे थे 6 कार्बन के लिए आप? हेक्स। तो हेक्स तो यूज होने वाला है, ये लो हेक्स तो हम यूज करेंगे। अब टोटल नंबर बॉन्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं? सिंगल और सिंगल के लिए आप क्या लगाते थे? एन। तो नाम क्या होगा इसका? एन हेक्सेन। हम नाम नहीं सीख रहे हैं, एन हेक्सेन से हमारे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो बात हो रही है वो केवल ये हो रही है कि आपको ये पता हो कि यहां हम एन क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, जीरो लेवल से चलेंगे और टॉप तक चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान दें, नॉर्मल कब यूज होगा, कोई डेफिनेशन नहीं रटनी आपको। नॉर्मल का प्रयोग कब करेंगे? तो याद रखना है, किसी भी सीधी एवं अशाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के नाम से पहले नॉर्मल या स्मॉल एन पूर्वलग्न का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आप आसानी से पहचान लेंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल और देख लो, अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर आपको डाउट है तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो कैसे, हमने कोई एग्जाम्पल लिखा है इसे, बोलो अब इसमें कोई आपको श्रृंखला में कोई शाखा दिखाई दे रही है क्या? दिखने में तो श्रृंखला हमें ऐसी लग रही है शाखित है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके बड़ी से बड़ी श्रृंखला एक सेलेक्ट कर लो आप। तो मैंने देखो बड़ी से बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 ये श्रृंखला मैंने सेलेक्ट की। ये लो देखो ऐसे, और इस सेलेक्ट होने के बाद इस श्रृंखला से देखो कहीं कोई शाखा निकली क्या? कहीं कोई शाखा या ब्रांच, कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है क्या? नहीं। इसका मतलब इसका जो भी नाम होगा, नाम से पहले पूर्वलग्न क्या आने वाला है? नॉर्मल। अब क्या नाम होगा वो हम देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई? 7। 7 के लिए आप कौन सा मूल शब्द यूज करते थे? 7 के लिए कौन सा मूल शब्द यूज करते थे? याद करो, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। हेप्ट बोले तो 7 के लिए हमने क्या यूज किया? हेप्ट। टोटल नंबर बॉन्ड देख रहे हैं सिंगल है तो अनुलग्न क्या लगाते थे? एन। तो इस एग्जाम्पल का नाम एन हेप्टेन है, लेकिन हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल एग्जाम्पल में अभी किसकी चर्चा करनी है? हमें एग्जाम्पल में अभी ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम स्मॉल एन क्यों लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो स्मॉल एन जो है कब यूज होगा? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हम दो कंडीशन देख लें, या तो श्रृंखला बिल्कुल सीधी हो और या श्रृंखला कैसी हो? अशाखित हो। होता क्या है,
जर्नली नॉर्मल के लिए हम सीधी श्रृंखलाओं के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो कई बार बच्चा ये रट लेता है कि सीधी दिखेगी तो नॉर्मल लगाएंगे और इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी तो नॉर्मल नहीं लगाएंगे। देखना अगर कोई एग्जाम्पल ऐसे मिलता तो क्या हम इसमें नॉर्मल यूज कर सकते थे। देखना आप बड़ी से बड़ी चेन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लो। बताओ ये श्रृंखला असाखित है क्या? बिल्कुल नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि ये जो श्रृंखला हमने सेलेक्ट की इससे कितनी शाखाएं दिखाई दे रही हैं जुड़ी हुई, एक ये ब्रांच जुड़ गई, एक ये ब्रांच जुड़ गई, तो श्रृंखला कैसी हो गई? शाखित। इसका मतलब इस एग्जाम्पल के लिए कभी भी हम किसका यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल का प्रयोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? रटना नहीं है, समझ लेना है। दिमाग में जहन में एक बात फिट कर लो, जब जब श्रृंखला सीधी और अशाखित मिलेगी तब तब नॉर्मल पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा। और नॉर्मल पूर्व लग्न का प्रयोग कब होगा? जब श्रृंखला अशाखित होगी। ठीक है। अगर श्रृंखला कैसी है, शाखित है, कभी भी नॉर्मल नहीं लगेगा। श्रृंखला कैसी है, अशाखित है, 100% नॉर्मल का यूज करेंगे। पहला पूर्व लग्न है, श्रृंखला सीधी होनी चाहिए या श्रृंखला अशाखित होनी चाहिए, दोनों ही परिस्थितियों में नॉर्मल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा पूर्व लग्न काम में आता है। देखो सेकंड जो पूर्व लग्न की हम बात कर रहे हैं, सेकंड जो पूर्व लग्न है ये कौन सा काम में आएगा? आइसो, ISO, आइसो। आइसो पूर्व लग्न को कैसे पहचानेंगे कि किस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आइसो पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा? तो एक बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट हमें याद रखना है। अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह समूह मिल जाए, एक CH पर 2 CH3 जुड़े हों और बैलेंसी फ्री हो, ये आगे किसी भी कार्बन से जुड़ जाए, ये ग्रुप ऐसे, ये लो साहब, ये तो हमेशा नाम से पहले आइसो पूर्व लग्न का प्रयोग होगा। दोबारा से देख लो, आइसो पूर्व लग्न का यूज होता कब है? कहीं भी अगर आपको ये ग्रुप दिखे, ग्रुप पहचान लेंगे, एक CH हो जिस पर 2 CH3 जुड़े हो, तीसरे की बैलेंसी फ्री हो। बैलेंसी फ्री इसलिए कि यह आगे कितनी भी बड़ी श्रृंखला से जुड़ सकता है, आगे 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की कोई भी श्रृंखला हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है। अगर इस तरीके का ग्रुप किसी भी श्रृंखला में, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में मिलेगा तो उसके नाम से पहले आइसो पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। पहचान लेंगे कैसे? देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, CH3 CH CH3 CH2। क्लियर? आप देखो कि इसमें कहीं आपको आइसो ग्रुप नजर आ रहा है क्या? कहीं भी आइसो ग्रुप नजर आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, ध्यान से देखें, आइसो ग्रुप नजर आ रहा है क्या? आपको देखेंगे ना, ये सॉरी इसको CH2 को CH3 कर लेते हैं, ग्रुप बना देते हैं कंप्लीट। ये लो CH3। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ, चाहे आप इस डायरेक्शन से देखें चाहे इस डायरेक्शन से देखें, देखो ये ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है, ये लो, कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? बोलो ये ग्रुप आइसो है या नहीं है? ये फटाफट देखो जल्दी जल्दी, कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है। इधर से ना देखें तो इधर से भी देखो, इसमें आइसो है ऐसे, इसमें भी आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। किसी भी डायरेक्शन से आप देखेंगे आपको दोनों ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ आइसो ग्रुप है। हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है, कम से कम ये ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में या चेन में अगर है तो उसके नाम से पहले कौन सा पूर्व लग्न, कौन सा प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं आप? आइसो पूर्व लग्न का यूज करने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल का जो भी नाम होगा, नाम की चर्चा मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा कि नामकरण हम पढ़ेंगे,
लेकिन इसका जो भी नाम होगा उससे पहले आप पूर्व लग्न क्या लिखोगे? आइसो। क्लियर? नाम क्या होगा जानकारी के लिए थोड़ा सा सुन लें। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई? 4। 4 के लिए मूल शब्द कौन सा यूज करते थे आप? ब्यूट। कौन सा मूल शब्द यूज करते थे? ब्यूट। और ब्यूट तो हम इसको लिख ही सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपको टोटल बॉन्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन बोलते हैं, तो सफिक्स एन लगा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल का नाम आप क्या लिख देंगे? कॉमन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन नाम कैसे आया वो सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय यह है, आपको समझने का विषय यह है कि हमने इस एग्जाम्पल को जब लिखा तो इस एग्जाम्पल में आइसो का यूज क्यों किया, फिलहाल हम इतना पढ़ रहे हैं बस। भाई आइसो का यूज इसलिए किया क्योंकि साहब इसमें आइसो समूह उपस्थित था। अगर आइसो समूह उपस्थित नहीं होता तो हम आइसो का यूज नहीं करते। इससे पहले एग्जाम्पल में हम क्या यूज कर रहे थे? बार बार हम नॉर्मल यूज कर रहे थे, एन यानी नॉर्मल। नॉर्मल क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि श्रृंखला कैसी थी? अशाखित। या श्रृंखला कैसी थी? सीधी। तो याद रखना, अगर इन दो में से कोई भी एक कंडीशन मिले, सीधी या अशाखित, स्ट्रेट चेन मिले या अनब्रांच्ड चेन मिले, तो आप पूर्व लग्न कौन सा यूज करेंगे? प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे? नॉर्मल या स्मॉल एन लिखेंगे। और यदि आपको कौन सा ग्रुप मिल जाए? एक CH पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, एक CH पर 2 CH3 जुड़े हो, और आगे चाहे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, जरूर नहीं इस एग्जाम्पल में तो CH3 था, जरूरी नहीं है कि यहां CH3 हो, कोई भी ग्रुप हो आगे, कितना भी बड़ी श्रृंखला हो सकती है। ये ग्रुप चाहिए हमें कम से कम। अगर ये ग्रुप है तो उसका जो भी नाम बनेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस नाम से पहले आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आइसो का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? कर लेंगे। एक एग्जांपल देखो। CH3 CH2 CH CH3 CH3। बताओ इसके अंदर आइसो पूर्व लग्न यूज होगा क्या? फटाफट देखो, आइसो पूर्व लग्न का यूज होगा क्या? बताओ इसमें आइसो ग्रुप है क्या? बिल्कुल है। देखो कहां मैं बता देता हूं। जहां आइसो दिखाई दे रहा है उस पर मैंने डॉटेड लाइन कर दी। ये लो, देख लो आराम से। CH पर 2 CH3, आगे चाहे कुछ भी जुड़ा है। अब बहुत से बच्चे रट लेते हैं साहब ये CH पर CH3 ऐसे होगा तब आइसो होगा क्या? नहीं। या इस CH पर ये CH3 इधर होगा और एक CH3 नीचे होगा तब आइसो होगा क्या? नहीं। ये CH3 ऊपर भी हो सकता है, ये CH3 इधर भी हो सकता है, ये वैलेंसी इधर भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए। ग्रुप में क्या होना चाहिए? CH ग्रुप होना चाहिए जिस पर 2 मैथिल जुड़े होने चाहिए। CH ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो भी नाम होगा, नाम से पहले क्या लिखा जाएगा? पूर्व लग्न। तो फिक्स हो गया आइसो। अब नाम क्या है वो आप चेक कर सकते हो। लिखना चाहे तो सिंपल है, इसलिए बोलो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। ठीक है। और 5 कार्बन जो है, इन 5 कार्बनों के लिए आप मूल शब्द कौन सा यूज करके आए? अभी याद करो। C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट। तो हम 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। टोटल बॉन्ड सिंगल है इसलिए अनुलग्न एन। तो इस एग्जाम्पल का नाम क्या लिखा हमने? आइसोपेंटेन। ठीक है। लेकिन हम आइसोपेंटेन क्यों लिख रहे हैं इसको ये नहीं सीख रहे। हम केवल ये सीख रहे हैं कि हमने ये आइसो क्यों लिखा इस एग्जाम्पल में, यानी हमने आइसो पूर्व लग्न का यूज क्यों किया, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए फिलहाल आज की क्लास में। तो याद रखेंगे, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक CH पर 2 मैथिल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे और उस CH की वैलेंसी फ्री होगी, तो उसका जो भी नाम होगा उसके नाम से पहले पूर्व लग्न के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में आइसो का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? कॉमन पूर्व लग्न हम पढ़ रहे हैं। तो याद करें, पहला जो पूर्व लग्न हमने देखा वो देखा नॉर्मल। नॉर्मल सीधी और अशाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने सेकंड जो पूर्व लग्न देखा वो देखा आइसो।
आइसो का यूज कब करते हैं? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक CH पर दो मैथिल समूह जुड़े होते हैं और उस CH की बैलेंसी फ्री हो, आगे कोई भी ग्रुप हम उससे जोड़ दें, तो उसके लिए हमने कौन सा पूर्व लग्न यूज करेंगे? आइसो। लेकिन एक चीज याद रखना, आइसो ऑक्टेन जो है वो आइसो का अपवाद होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार आता है कंपटीशनों के अंदर भी। आइसो ऑक्टेन जो है वो आइसो का अपवाद होता है। लिख दिया मैंने एक नोट डाल के स्पेशल, आइसो ऑक्टेन आइसो का अपवाद होता है। एक्सेप्शन केस है किसका? आइसो का। क्यों? क्योंकि आइसो ऑक्टेन की जो संरचना है ना वो इस प्रकार होती है, देख लो कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर ये होती है CH3C CH3 CH3 CH2 CH3 CH3। इसमें एक तरफ नियो ग्रुप भी है। यहां तक का ग्रुप अगर हम देखें तो नियो, और ये ग्रुप अगर देखें तो टर्सरी। लेकिन ये जो ग्रुप है ये कौन है? आइसो। भाई जनरली आइसो ऑक्टेन अगर आपसे कोई कहता तो आप इसी तरीके से तो बनाते, यानी आइसो ग्रुप लिखते। ये लो, ऑक्टेन का मतलब क्या है? ऑक्टेन का मतलब क्या है बोलो? नंबर ऑफ कार्बन 8। सही है। अब 8 कार्बन करने थे आपको, बोलो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब होना तो चाहिए था यही, लेकिन अगर आपने ये आइसो ऑक्टेन लिखा तो ये क्या होगा? गलत होगा। नियम से तो यही होना चाहिए था। इसलिए याद रखना, आइसो ऑक्टेन की संरचना जब भी पूछी जाएगी, आइसो ऑक्टेन, तो आइसो ऑक्टेन की यही संरचना बनेगी ऊपर वाली। नीचे वाली संरचना तो क्या है? गलत है। तो इसलिए आइसो ऑक्टेन आइसो का क्या है भाई? अपवाद है। भाई आपसे कोई डायरेक्ट कहेगा आइसो ब्यूटेन, तो आप क्या करेंगे? आइसो ग्रुप लगाएंगे, टोटल नंबर कितने कर देंगे? 4। आपसे कहा किसी ने आइसो पेंटेन, आइसो ग्रुप लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने कर देंगे? 5। क्लियर? लेकिन ऐसी किसी ने कहा आइसो ऑक्टेन, तो आप यही तो करोगे, आइसो ग्रुप होगा या तो इधर लगा दोगे या इधर, और टोटल नंबर कितने कर दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ये बनाएंगे एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? और जब ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा तो आइसो ऑक्टेन की संरचना क्या होगी? जो संरचना मैंने ऊपर लिखी है वो आइसो ऑक्टेन की संरचना। इसलिए आइसो ऑक्टेन जो है वो आइसो का क्या हुआ करता है? अपवाद हुआ करता है। तो याद रखना है, आइसो ऑक्टेन की संरचना जब भी आपसे पूछी जाएगी तो यही संरचना होगी जो हमने अभी बनाई है, CH3 CH3, ये लो साहब CH। यही है किसकी संरचना? आइसो ऑक्टेन की संरचना। क्लियर? याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये चिन्ह भी इंपॉर्टेंट का है। अभी स्टार्टिंग की क्लास है आपकी 11th की, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक है ना? कुछ छोटी छोटी मगर ये मोटी मोटी बातें जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो आइसो का यूज कब किया, समझ में आया? हम 2 पूर्व लग्न का यूज कर चुके हैं, नॉर्मल और आइसो। नॉर्मल में सीधी और अशाखित श्रृंखला होनी चाहिए, और आइसो में एक CH पर 2 मैथिल ग्रुप, फिर उसके बाद उसकी वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। आगे कोई भी ग्रुप हो सकता है, डायरेक्ट उतने ही कार्बन लगाते हैं। आइसो ऑक्टेन की संरचना को स्पेशल याद रखना है, क्योंकि यह आइसो का अपवाद होता है। अपवाद अक्सर कॉम्पिटिशनों के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पूर्व लग्न है, नेक्स्ट जो पूर्व लग्न हम यूज करने वाले हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो नेक्स्ट पूर्व लग्न हम यूज करेंगे उन्हें हम बोलता है नियो। नियो पूर्व लग्न है क्या, और इसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो नियो क्या होगा, नियो पूर्व लग्न क्या है, नियो पूर्व लग्न का यूज कब होगा? तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, अगर किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक कार्बन पर 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हों और एक CH2 जुड़कर वैलेंसी फ्री हो, ठीक है ना?
तब उसके नाम से पहले ये ग्रुप कहीं भी दिख जाए, ये आगे कुछ भी जुड़ा हो, तो उसके लिए प्रीफिक्स या पूर्व लग्न क्या लगाएंगे? नियो। ठीक है ना? नियो लिख सकते हैं, नियो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नियो। ठीक है ना? ये लो, क्लियर? ग्रुप को देख लो, ये ग्रुप होना चाहिए बस। अगर ये ग्रुप आ गया तो पूर्व लग्न क्या यूज होने वाला है? नियो यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा? देखो एक बार एक एग्जांपल लिखता हूं। अच्छा, अब यहां हो सकता है यहां कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड, कोई भी ग्रुप, हाइड्रोजन आ जाए, कार्बन आ जाए, और कोई बड़ी श्रृंखला आ जाए। जैसे मैंने ये लिखा, बताओ इसमें नियो है क्या कहीं? देखो फटाफट, इसमें कहीं नियो ग्रुप है क्या? अच्छा, एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं ऐसे। और इसमें देखो, क्या इसमें नियो है क्या? दोनों एग्जांपलों को देखने के बाद आप डायरेक्ट ये कह रहे हो कि साहब इसमें तो नियो है। क्यों? इसमें जैसा लिखा है वैसा ही दिखाई दे गया डायरेक्ट। और जब इसमें नियो है तो इसका जो नाम होगा नियो या नियो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5। 5 के लिए मूल शब्द याद करो, क्या है? मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ठीक है? टोटल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? नियो पेंटेन। ठीक है? अच्छा, नियो पेंटेन नाम कैसे हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस ये समझ में आना चाहिए कि नियो क्यों लगा रहे हैं। नियो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि साहब ये ग्रुप प्रेजेंट है। बोले तो क्या, एक कार्बन पर 3 मिथाइल, एक CH2 ग्रुप, बैलेंसी फ्री नियो ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें हमने नियो पहचान लिया 100% बच्चों ने। लेकिन इसमें कुछ ही बच्चे नियो पहचान पा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये और ये एग्जाम्पल अलग अलग है क्या? दोनों एग्जाम्पल एक ही है। इसमें मैंने क्या किया है, CH3 को पूर्ण संरचना सूत्र के लिए मैंने बॉन्डिंग को खोल के लिख दिया है। आपको पता है सी पर कितने एच हैं? मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो, इस सी पर बोलो कितने एच हैं? 3। 1 2 3, ये लो। मैं ऐसे लिख दूं तो भी ये एग्जाम्पल वही है। मैं इन दोनों एचओ को ऐसे लिख दूं, देखो, 2H यहां एक बॉन्ड बना के लिख दूं, तब भी एग्जाम्पल वही है। और मैं इसको कंप्लीट ऐसे लिख दूं, CH3, तब भी तो यही है, क्योंकि ये ग्रुप भी तो क्या है? CH3 है। तो आपको CH2 के बाद हाइड्रोजन भी हो सकता है, आगे कोई और कार्बन भी हो सकता है इसके अंदर। तो याद रखना, इसका नाम भी क्या है? नियोपेंटेन। लेकिन मैंने फिर दो एग्जाम्पल अलग अलग लिख के क्यों दिखाए? क्योंकि इस तरीके से जब लिखा आता है तो 30 से 40% ही इसको नियो पहचान पा रहे हैं, क्योंकि वो तो रट रहे हैं ना कि CH2 यहां। अब जैसे CH2 को एस से अलग करके लिखा, वैसे ही पहचान लिया 100% ने कि नियो है, जबकि दोनों ही संरचना एक ही यौगिक की है। यहां CH3 को हमने क्या कर दिया? संगनित कर दिया, कंबाइंड कर दिया, जबकि यहां उसका बॉन्ड बना के दिखा दिया हाइड्रोजन का। इसलिए कब लगाएंगे नियो, वो समझ में आ जाना चाहिए, जब भी किसी कार्बन पर 3 मिथाइल और एक CH2 ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है? तो उसके नाम से पहले कौन सा पूर्व लग्न यूज करने वाले हैं? नियो पूर्व लग्न का आप यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो यह हमें पता होना चाहिए कि नियो पूर्व लग्न कब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल, उसके बाद आइसो, और उसके बाद नियो। हमने 3 प्रकार के पूर्व लग्न देखे हैं, और इन तीनों पूर्व लग्नों की बड़ी सीधी सीधी छोटी छोटी सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सीधी एवं अशाखित है तो उसके नाम से पहले नॉर्मल पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा, कॉमन नाम जब भी हम लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद हमने बात की, यदि कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में CH पर 2 मिथाइल ग्रुप और उसकी वैलेंसी फ्री हो, बोले तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? आइसो ग्रुप, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो नाम से पहले कौन सा पूर्व लग्न यूज होने वाला है? आइसो। क्लियर?
और यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, लेकिन आइसो में एक विशेष एग्जांपल याद रखना आइसो ऑक्टेन का। जब भी आइसो ऑक्टेन पूछा जाएगा और आपने अगर सीधा एग्जांपल लिख दिया आइसो ग्रुप जोड़कर टोटल कार्बन सीधी श्रृंखला में जोड़ दिए तो वो आइसो ऑक्टेन गलत हो जाएगा, क्योंकि आइसो ऑक्टेन जो है वो आइसो का अपवाद हुआ करता है। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर? अब जब आइसो हम पहचान लेंगे देन हम किसकी चर्चा करेंगे? नियो की। तो नियो में क्या होगा, एक कार्बन पर 3 मैथिल ग्रुप होंगे, एक CH2 की वैलेंसी फ्री होगी। एक कार्बन पर 3 मैथिल CH2 की वैलेंसी फ्री, आगे यहां कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है और जो भी ग्रुप जुड़ेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। नाम क्या लिखा हमने, पेंटेन क्यों लिखा, हेक्सेन क्यों लिखा, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे आज की क्लास में। हम आज की क्लास में ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये ग्रुप कहीं है तो उसके नाम से पहले क्या यूज होने वाला है, नियो यूज होने वाला है। अगर श्रृंखला कहीं सीधी और असाकित है तो उसके नाम से पहले क्या यूज होने वाला है, नॉर्मल। और यदि कहीं श्रृंखला में CH पर 2 CH3 और एक वैलेंसी फ्री है तो उसके नाम से पहले क्या यूज होने वाला है, आइसो। तो याद रखेंगे आज की क्लास में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कौन कौन से मूल शब्द हम यूज करते हैं। तो जनरली आपको रूटेन में 12 तक तो याद रखना है। बोलो एक बार मेरे साथ साथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डेक के बाद क्या करना था बताया आपको, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, चलता रहेगा 20 तक पहुंच जाएंगे, 90 तक। 20 के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोलो 20 के लिए आपने क्या यूज किया, आइकॉस या इकॉस। 20 के लिए आइकॉस या इकॉस। 30 के लिए ट्राइएकॉन्ट, 40 टेट्राकॉन्ट, 50 पेंटाकॉन्ट, 60 हेक्साकॉन्ट, 70 हेप्टाकॉन्ट, 80 ऑक्टाकॉन्ट, 90 नॉनाकॉन्ट और 100 के लिए क्या यूज होगा, हेक्ट यूज होगा। और इन मूल शब्दों में जर्नली जो हमें काम आने वाले हैं C1 से लेकर C12 तक जो हमें याद होने चाहिए। उसके बाद किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते समय, कॉमन नाम लिखते समय कौन कौन से पूर्व लग्न का यूज किया जाता है। तो आज हमने 3 पूर्व लग्नों को भी डिटेल से देखा एग्जाम्पल के साथ में, कहीं भी हम आसानी से पहचान लेंगे। नॉर्मल का यूज कब होता है, सीधी और असाकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए। आइसो का यूज कब होता है, जब एक CH पर 2 मिथाइल वैलेंसी फ्री हो। और नियो का यूज कब होता है, जब एक कार्बन पर 3 मिथाइल और एक CH2 की वैलेंसी फ्री हो, तो वहां हम नियो का यूज करते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।